हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो काफी दिनों से गर्मी भी बहुत पड़ रही है अभी, फिर भी क्लासें रिकॉर्ड हो पा रही हैं, बड़ी मुश्किल से हो रही हैं। पहले हम आपको वन शॉट में भी टॉपिक में आपको करवा दिया करता था, लेकिन अब क्या करें, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से नहीं हो पा रहा। पर फिर भी आज का टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार या ऊष्मीय प्रभाव। किसका? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का हमने चुंबकीय प्रभाव पढ़ लिया था पिछली क्लास में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यह क्लास है ना, ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है अभी। अब कहोगे सर वैसे तो सारी क्लासें इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे तो सारी क्लासें, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से समझ में आने का रीजन ये है क्योंकि यह जो क्लास है वो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बच्चों को, जितने भी साइंस के बच्चे ना, उनको केमिस्ट्री बोरिंग लगती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा बोरिंग लगती है, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं उनको बता देता हूं। जैसे फिजिक्स में उनको एक तो थोड़ा बहुत प्रकाश वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो विद्युत वाला। और केमिस्ट्री में जैसे, और बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आप कह सकते हो इनमें टफ टॉपिक अगर की बात करें तो इसमें डीएनए जो टॉपिक होता है अनुवांशिकी, वो थोड़ा टफ होता है। माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी टफ होती है। अब टफ और थोड़ा इजी होने का रीजन क्या होता है, मैं आपको वास्तविकता बताता हूं जो मैं फील करता हूं मेरे सब्जेक्ट को लेकर। भाई टफ चीजें और आसान चीजें क्या होती हैं? जो चीजें आप डेली लाइफ में, रूटीन में, डेली रूटीन में अपने देखते हो, उनके साथ एडजस्ट करते हो, उनका उपयोग करते हो, वो तो चीजें लगती हैं आपको आसान, और उनको पढ़ने में मजा भी आता है। और जो चीजें आपने कभी देखी नहीं है, कभी उनको महसूस ही नहीं किया, कभी उनका उपयोग ही नहीं किया, वो चीजें आपको लगती हैं टफ। जैसे आपने परमाणु, क्या कभी परमाणु को देखा है? नहीं देखा। उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन देखे हैं? नहीं देखे। तो वो चीजें आपको थोड़ा टफ लगती हैं, भी ऐसे थोड़ी होता है। या आप उसको एक फॉर्मेलिटी समझकर या अपनी एक जिम्मेदारी समझकर आप पढ़ लेते हो, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना मैं आपको बोल दूं कि मैं आज आपको पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तो आप उसमें पूरा इंटरेस्ट लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में पाचन होता है। हाँ, अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इतने दांत होते हैं, ये होता है, वो होता है, जीभ ये काम करती है, वो काम करती है, अंदर इस तरह से भोजन का पाचन होता है, और वो सारी चीजें फील करते हो। फील करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो इजी भी लगता है और समझ में भी आता है। अब जो चीज देखी नहीं है तो उसको फील कहां से करेंगे? नहीं कर सकते। जो चीज देखी नहीं है, उसका उपयोग नहीं, तो उसको फील करने का मतलब ही नहीं है, होता ही नहीं है फिर। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो आप डेली लाइफ में फील करोगे, आप उसका उपयोग करते हो, फील करते हो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको लगेगा भाई हाँ ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ज्यादा बातें न करते हुए करते हैं क्लास को शुरू, और टॉपिक का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार की ऊष्मा जो होती है ना, वो आपकी ऊर्जा, ऊष्मा जो होती है वो एक ऊर्जा का ही रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। लेकिन आपको ऊष्मा, अगर मैं बात करूं, ऊष्मा का बात अपने हीट से समझ सकते हैं, गर्माहट से समझ सकते हैं। अगर कोई चीज गर्म हो रही है वो ऊष्मा है, ठीक है। बस आपको पहली बात तो इतनी ध्यान में रखनी है कि कोई चीज अगर गर्म हो रही है तो वो क्या है? ऊष्मा है, अभी तक। अब देखते हैं विद्युत से कैसे ऊष्मा उत्पन्न होती है, कैसी चीजें डेली रूटीन में यूज होती हैं, वो बातें हम करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। चालक का प्रतिरोध धारा बहने से धारा बहने में रुकावट उत्पन्न करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है, किसी भी जो धारा अपने विद्युत में धारा प्रवाहित करते, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो चालक होता है, कोई भी चालक तार है, उसमें अगर प्रतिरोध लगा दे तो वो क्या करता है? वो धारा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट ही तो होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब रुकावट ही तो होता है। तो अब जैसे चालक में आप प्रतिरोध लगाओगे तो वो क्या करेगा? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। वो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करेगा? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। यही तो काम होगा उसका, और तो कोई काम नहीं है। यही बात ये कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। लो भी, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो प्रतिरोध होगा ना वो क्या करेगा? रुकावट उत्पन्न करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए मैं एक एक लाइन को समझाने का प्रयास करूंगा। जिससे क्या होता है? अब रुकावट उत्पन्न हो गई धारा के मार्ग में, चालक के मार्ग में। चालक में प्रतिरोध लगाया तो धारा के मार्ग में क्या होगी? रुकावट उत्पन्न होगी। अब इस रुकावट उत्पन्न होने से क्या होता है? गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप बोल रहे सर इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? जब मैंने विद्युत धारा टॉपिक शुरू किया था ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो विद्युत धारा बहती है, जो विद्युत धारा बहती है, वो होती किस वजह से है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। किसकी वजह से?
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो इसमें जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निरंतर लगातार चालक के परमाणुओं से टकराते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार चालक के परमाणुओं से टकराते हैं। ठीक है, आपने प्रतिरोध लगाया तो चालक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे 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 टकराएंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन जैसे टकराते हैं ना, चालक परमाणु पर टकराते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी जो एनर्जी होती है वो चालक के परमाणुओं को ट्रांसफर कर देते हैं। अपनी जो ऊर्जा होती है वो चालक के परमाणु को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, चालक के परमाणु निरंतर टकराते हैं, इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु को स्थानांतरित करते हैं, जिससे चालक का ताप बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी ये बात, नहीं तो मैं आपको दोबारा से तरीके से समझाता हूं इसको अपने तरीके से। चलिए दोबारा समझते हैं इसको। ये देखो, ये मान लीजिए कोई तार है बड़ी सारी, मैं बड़ी बना रहा हूं इसको, चालक तार है ये। ठीक है, इसमें आपने यहां पर लगा दिया प्रतिरोध, ये आपने लगा दिया एक प्रकार से प्रतिरोध। ये क्या लगा दिया? प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अब जो धारा बहती है वो किसकी वजह से बहती है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहती है। यहां तक तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां पर प्रतिरोध लगाया तो ये जो चालक का होता है प्रवाह, इससे परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? टकराए टकराए टकराए। तो इन इलेक्ट्रॉनों ने अपनी ऊर्जा दे दी इस प्रतिरोध, इन परमाणुओं को। इन इलेक्ट्रॉनों ने अपनी जो ऊर्जा थी वो इनको ट्रांसफर कर दी, ऊर्जा ट्रांसफर करी। अब आपको लग रहा है सर एक इलेक्ट्रॉन कितनी की ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा? तो जब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, जब विद्युत धारा मैंने बताई तो आपको बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में ट्रांसफर होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे, तो इस चालक तार का क्या बढ़ जाएगा? इसका बढ़ जाएगा ताप। क्योंकि लगातार आप किसी चीज को ऊर्जा दे रहे हो, लगातार आप किसी चीज को ऊर्जा दे रहे हो, उसमें ऊर्जा का सामने वाले को ऊर्जा मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली उष्मा उसके अंदर ज्यादा होगी। अब उष्मा ज्यादा होगी तो क्या होगा? उसका ताप बढ़ेगा। कोई चीज गर्म होगी तो उसका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ेगा, उष्मा ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये मैं आपको उष्मा वाले और ताप वाले चैप्टर में अच्छे से समझा चुका हूं कैसे क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो इसका ताप बढ़ेगा, और इसका ताप बढ़ने की जो पूरी परिघटना है उसे बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा को हमने तापीय ऊर्जा में बदल दिया। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया? तापीय ऊर्जा में। इतनी बात क्लियर हुई? विद्युत ऊर्जा को किसमें ट्रांसफर कर दिया? तापीय ऊर्जा में। और ये चीजें हम डेली रूटीन में करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्लास को कंटिन्यूटी देखो, ऐसे मत रखो कि सर बोरिंग लग रही है ना। मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो क्या होता है, जब एग्जाम आता है ना तब आप तैयारी करना शुरू करते हो और रह जाते हो। लेकिन अभी हमारे चैनल पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, 20-25 से ज्यादा व्यू आ ही नहीं रहे, 20-25 से ज्यादा व्यू नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम अपने कंटिन्यूटी, अपने टॉपिक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 20 बच्चे तो क्लास का वेट कर रहे हैं ना, हम अपना टॉपिक दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी हो रही है, हमारी खुद की तैयारी, हम तो ऐसे सोच रहे हैं बहुत ज्यादा और चीजें आगे करवाएं, खुद में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो यूट्यूब पर आना, काम करना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें दो चीजें, एक तो कंटिन्यूटी और एक पेशेंस, दो चीजें जरूरी हैं। क्योंकि जब मैं आपको आज एक रियलिटी बताता हूं, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पर कदम रखा था तो मुझे बहुत से हंसी मजाक सुनने पड़े थे। क्या कर लोगे? अभी तक सुनने पड़ते हैं, क्या कर लोगे, बना तो नहीं कुछ, बायोलॉजी की ये वो पता नहीं क्या क्या, इधर से सुनो इधर से निकाल लो, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं, अपने काम पे ध्यान दो। कम से कम मेरी तैयारी तो अच्छी हो रही है ना, बस फिर चलिए। अब इसको आप डेरिवेशन रूप में लेके आओगे तो यहां पर देखो, इसका अगर आप सूत्र देखोगे तो सूत्र आपका क्या बनेगा? H यानी कि हीट यानी कि ऊष्मा किसके बराबर होती है? धारा R और T। अब आप कहोगे कि सर H क्या है, I क्या है, R क्या है और T क्या है? तो I होता है प्रवाहित धारा, मैंने आपको सिंबल पहले करवा दिए थे। R क्या होता है? प्रतिरोध। स्मॉल t होता है प्यारे बच्चों समय, धारा बहने में समय या धारा बहने का समय। ठीक है, ये आपको सूत्र ध्यान में रखना, H बराबर I की स्क्वायर R T, जूल। और अब आपको सर जूल क्यों लगाया है? तो मैंने आपको करवाया था कि ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फिजिक्स में एक बात हमेशा ध्यान में रखना,
किसी भी चीज का आप परिभाषित कर रहे हो या उसको लिख रहे हो, उसका मात्रक जरूर लिखोगे। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो करा कराया पानी में, कुछ नहीं मिलेगा नंबर वगैरह। ठीक है, तो मात्रक जरूर लिखना है, इसलिए मैंने यहां पर मात्रक लिखा है। ठीक है, अब इसी समीकरण के आधार पर जूल नामक वैज्ञानिक ने 3 नियम दिए थे। आप इसी समीकरण से नियम बना सकते हो और आप कर भी सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो एक चीजों को कांस्टेंट करो, दूसरी चीज आ जाएगी, दूसरी चीज को कांस्टेंट करो, तीसरी चीज आ जाएगी, तीसरी चीज को कांस्टेंट करो, पहली चीज आ जाएगी। कांस्टेंट का मतलब आपको नियत होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक नियम की बात करते हैं और कौन सा नियम क्या क्या बातें कहता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला नियम क्या कहता है, यदि चालक का प्रतिरोध क्या हो, नियत, चालक का प्रतिरोध नियत हो। मैं इसको मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखो समीकरण मैंने क्या लिखी थी, H बराबर आई की स्क्वायर आर टी, यही तो लिखी थी। ये कह रहा है, पहला नियम क्या कह रहा है, यदि चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि आर रहता है तो नियत समय, समय भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। समय में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब आप कांस्टेंट हटाते हो तो समानुपाती का निशान लगता है, तो H समानुपाती आई की स्क्वायर अपने आप बनेगा, करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला है कि जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। कैसे, इस समीकरण को देखो, आर को कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया, इसके मान में ना तो कम करना है और ना ही ज्यादा करना है। इसका मान भी आपने कांस्टेंट कर दिया, कम करना है ना ज्यादा करना है, यानी कि इसको मैं हटा देता हूं तो आपका ये समीकरण बन जाएगी। पहला नियम ये। दूसरा नियम क्या कहता है, तो पहला नियम आर समानुपाती आई की स्क्वायर, यदि चालक में बहती धारा का मान नियत हो। लो भाई, अब दोबारा इसी समीकरण लिखते हैं, H बराबर आई की स्क्वायर आर टी। इस बार इसने बोला है कि यदि चालक में बहती धारा का मान नियत कर दें, यानी कि मैं आई को कांस्टेंट कर दूं, तो किसी निश्चित समय, समय को भी कांस्टेंट कर दूं, तो उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती दिख ही रहा है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो H समानुपाती R हो गया। कांस्टेंट हटाओगे तो समानुपाती का निशान आ जाएगा, क्योंकि जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। याद करो, जब अपने समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट हटा दो तो समानुपाती का निशान आ जाएगा, बस बात खत्म। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि चालक का प्रतिरोध व बहती धारा नियत कर दें। लो भाई दोबारा इस समीकरण को लिखते हैं, H बराबर आई की स्क्वायर आर एच आर टी। अब कह रहा है कि यदि चालक का प्रतिरोध भी आप कांस्टेंट कर दो और धारा भी कांस्टेंट कर दो, तो उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होगी। ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो H समानुपाती T, बात खत्म। ये 3 नियम दिए थे, मुझे तो नहीं लगता इसमें आपको करवाने की कोई जरूरत थी। एक को कांस्टेंट करो, दूसरा समानुपाती हो जाएगा, दूसरे को कांस्टेंट करो, पहला समानुपाती हो जाएगा, यही तो कर रहा है ना। तो ये थे जूल के 3 नियम, लिख लेना या आप इस समीकरण को याद कर लेना, एक को कांस्टेंट करते जाना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ 2-4 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उष्मा विद्युत, जब उष्मा विद्युत, उष्मा विद्युत क्या है, यानी कि उष्मा से विद्युत उत्पन्न करना, विद्युत से उष्मा उत्पन्न करना, विद्युत से उष्मा उत्पन्न करना, उष्मा से विद्युत उत्पन्न करना, कैसे करेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं शुरू। ये कह रहा है कि उष्मा विद्युत क्या है, जब किसी तार को गर्म किया जाता है, जब किसी तार को गर्म किया जाता है तो उससे होकर विद्युत धारा बहती है, तो उस तार से विद्युत धारा बहती है।
ऊष्मा विद्युत में किसी तार को गर्म करने से प्रवाहित विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है कि आप किसी तार को गर्म करोगे तो उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी, बस। अगला है सीबेक प्रभाव। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सीबेक। बहुत कम पूछता है, ये थोड़ा डीपली चला जाता है, थोड़ा डीपली चला जाता है ये। नॉर्मल दैनिक विज्ञान में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। जो आपकी दैनिक विज्ञान की साइंस लगती है ना, वहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये थोड़े गहराई वाले हैं, थोड़े से गहराई, जहां पर साइंस 20 या 25 नंबर की आती है या साइंस से रिलेटेड जो एग्जाम है वहां एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डालता है। नॉर्मल एग्जाम में यहां से ऐसे क्वेश्चन नहीं डालता। और बाकी कहने को एग्जामिनर का माइंड सेट है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें तो सारा पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सीबेक सीबेक ने क्या किया? सीबेक ने दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों को, उनके दोनों सिरों को अलग अलग मिलाकर दो जंक्शन बनाए। क्या किया कि दो अलग अलग तार लिए, दोनों के सिरों को क्या किया, दोनों पदार्थों के तारों को, दोनों सिरों को अलग अलग मिलाकर दो अलग अलग जंक्शन बनाए। जंक्शन के तापों को अंतर रखने पर तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी क्या किया, दोनों को मिला दिया, ठीक है, अलग अलग तरीके से, सॉरी भाई, यानी कि इसको अलग से मिला दिया, इसको अलग से मिला दिया, ठीक है। तारों से होकर विद्युत धारा, अब इसमें गर्म किया तो तापों में अंतर आया, क्योंकि ये अलग धातु है, ये अलग है, तो इनके ताप में भी तो अंतर आएगा। इस अंतर की वजह से उसमें होती है विद्युत धारा प्रवाहित। तो उस जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है उसे बोला जाता है सीबेक प्रभाव। क्या बोला जाता है? सीबेक प्रभाव। और इस प्रवाहित विद्युत धारा को बोला जाता है ऊष्मीय विद्युत धारा। क्या बोला जाता है? ऊष्मा विद्युत धारा। और इसमें जो लगने वाला बल होता है उसे बोला जाता है ऊष्मीय विद्युत वाहक बल। ऊष्मीय विद्युत वाहक बल। जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा उनको, क्लियर कट बता रहा हूं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, रट्टाफिकेशन से या थोड़ा बहुत समझने से कोई एक आधी बात है जो दिमाग में अटक जाए तो अटक जाए। बाकी आप कहोगे कि हम ये पूरी प्रोसेस समझाओ, तो वो तो नहीं आएगी। वो कब आएगी? जब लगातार आप जो विद्युत वाली क्लासें हैं वो सारी की सारी आप कंटिन्यूटी से देखोगे, तब समझ में आएगी। और ज्यादा गहराई से समझना है तो फिजिक्स वाली जितनी भी क्लासें वो सारी की सारी आपको देखनी पड़ेगी। अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूं। एक्सपीरियंस क्या है? साइंस, अब जैसे जो बच्चे 10th पास आउट करेंगे ना, उनके सामने 3 रास्ते होते हैं। जैसे आपने 10th पास आउट की, उनके पास 3 रास्ते होते हैं। एक होता है आर्ट्स, एक कॉमर्स और एक साइंस। ये 3 रास्ते होते हैं इनके पास। बच्चे तीनों में से किसी एक में तो जाना ही पड़ता है। कुछ बच्चे इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं और कुछ इधर चले जाते हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट की ऐसे नहीं बोल रहा हूं ये सब्जेक्ट अच्छा है ये बुरा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं होता, सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। अच्छे हैं तभी उनको बनाया गया है, ऐसे नहीं बनाया गया, ठीक है। लेकिन कुछ कमियां वगैरह बता देता हूं। अब जैसे मैं साइंस का हूं तो मुझे राजस्थान जीके या इंडिया जीके नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो चीजें आर्ट्स के अंदर है। अब जिन बच्चों के पास आर्ट्स है तो उनको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विश्व जीके सारा अच्छे से आता है, पॉलिटी अच्छे से आती है, हिस्ट्री अच्छे से आती है, इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है, उनको साइंस नहीं आती, ठीक है। तो ये चीजें उल्टा पुल्टी होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैंने साइंस में ऑब्जर्व किया वो एक बात ये है कि जैसे ही आप साइंस में एडमिशन लेते हो 11th क्लास में, तो आपको पहले 3 महीने, पहले 3 मंथ आपको कोई छुट्टी नहीं करनी, कोई छुट्टी नहीं करनी। कितना बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको क्लास मिस नहीं करनी। और क्लास मिस न करने के साथ साथ जितना भी आपको स्कूल में होमवर्क दिया जाता है वो साथ के साथ कंप्लीट लिखना है और याद करना होता है 3 महीने। क्योंकि यहां पर इन 3 महीनों में होता है साइंस का बेस तैयार, नींव भरी जाती है और इसी पर साइंस, सारी जो साइंस की बिल्डिंग है वो खड़ी होती है। आर्ट्स में ऐसा नहीं होता, आर्ट्स में टॉपिक थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक टॉपिक मिस हो गया तो दूसरे में आप उसको दूसरा उससे रिलेटेड नहीं होता। लेकिन साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक से दूसरा रिलेटेड होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऊष्मा के बारे में आपको बताया, तो ऊष्मा चैप्टर मैंने पहले पढ़ा दिया। जिन बच्चों को ऊष्मा नहीं आता तो वो विद्युत वाला कैसे करेंगे, है ना, वो चीजें हैं। तो आप इसको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, तो आप इसको कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे बोला, सीबेक ने 2 भिन्न धातुओं के जोड़े बनाकर अपने प्रभाव को दिखाया। मतलब उसने आगे अलग अलग प्रैक्टिकल्स किए।
इन्होंने धातुओं की एक उष्मा विद्युत श्रेणी बनाई। अब इसने धातुओं की एक उष्मा विद्युत श्रेणी बनाई, इन्होंने धातुओं की एक श्रेणी बना दी कि ये इस तरीके से काम करेगी। इस श्रेणी में आने वाले किन्हीं दो धातुओं में उष्मा विद्युत युग्म बनाने पर जो विद्युत श्रेणी में पहले आता है उसमें विद्युत धारा श्रेणी में पहले नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन की ओर प्रवाहित होती है। देखो ये कह रहा है कि इसने एक श्रेणी बना दी जिसमें लगभग इसने 11 पदार्थ लिए, 11 पदार्थ लिए किसने, सीबेक ने। कंफ्यूज मत हो भाई, कुछ नहीं किया इसने। इसने क्या किया, दो अलग अलग तारे ली, तारे लेकर उसका प्रैक्टिकल किया, सीबेक प्रभाव बनाया। फिर इसने कहा अलग अलग, पहले तो दो लेकर उसने प्रैक्टिकल किया, फिर बाद में अलग अलग और प्रैक्टिकल की, और उसके बाद में उसने एक सारा डाटा तैयार किया, एक डाटा तैयार कर लिया कि हाँ मेरे पास इतने चालक पदार्थ हैं, चालक धातु हैं जिनसे मैं सीबेक प्रभाव को दर्शा सकता हूं। तो कहा ठीक है। तो अब उसने कहा कि इनको पता कैसे लगाओगे आप, सीबेक प्रभाव होता कैसे है। तो उसने कहा कि इस श्रेणी में आने वाले दो धातुओं में, यानी कि दो धातुएं होंगी, तो इनमें आने वाली जो दो धातुएं होंगी, कोई भी मेरे पास 11 धातुएं हैं, 11 में से दो, कोई भी दो धातुओं में उष्मा विद्युत युग्म बनाने पर, इन दोनों का उष्मा विद्युत युग्म बनाएंगे तो उनमें से जो धातु श्रेणी में पहले आती है, जो धातु श्रेणी में, इसने कहा कि जो मैंने श्रेणी दी है, जो मैं आपको श्रेणी आगे बताऊंगा सब्र रखो, जो मैंने आपको श्रेणी दी है उस श्रेणी में जो पहले आएगा, जो तत्व पहले आएगा उसमें धारा श्रेणी में अपने से नीचे वाले, यानी कि अपने से नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन में धारा प्रवाहित होती है, किसमें, ठंडे की तरफ, यानी कि नीचे में ठंडे की तरफ, ऊपर में गर्म की तरफ। इस प्रकार से उसने बताया है, ऊपर तो जाना ही नहीं देता ये, नीचे तक। उष्मा विद्युत श्रेणी के कुछ तत्व तो आपको सीरीज में लिखने हैं। नंबर 1 पर आता है आपका एंटीमनी, नंबर 2 पर आता है आपका लोहा, नंबर 3 पर आता है आपका जस्ता, नंबर 4 पर आता है आपका चांदी, नंबर 5 पर आता है आपका सोना। ये सोना बाबू बड़ा सोना नहीं है, ठीक है। नंबर 6 पर आता है टिन, नंबर 7 पर आता है सीसा, नंबर 8 पर आता है तांबा, नंबर 9 पर आता है प्लेटिनम, नंबर 10 पर आता है निकेल और नंबर 11 पर आता है बिस्मिथ। ठीक है। अब आपका एक काम तो ये है इस क्लास में, यहां पर साधारण नाम दिए हुए हैं, जैसे लोहा, तो इसका मुझे आप सिंबल बताओगे भाई, इससे किस चीज से डोनेट किया जाता है, चांदी को किससे डोनेट किया जाता है, वो सारे के सारे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इसका कहने का, इसको आप याद करने का ये है कि आप इसको ए बी सी से याद कर सकते हो। ए का मतलब एंटीमनी और बी का मतलब बिस्मिथ, यानी कि जब आप एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाओगे तो इसमें करंट फ्लो होगा वो ऋणात्मक होगा, करंट फ्लो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए अगला है प्लेटियर प्रभाव। कौन सा प्रभाव, प्लेटियर प्रभाव। प्लेटियर में क्या है, इसमें तो इसने ये बताया कि आप गर्म से ठंडे की तरफ आते हो, इसने तो सिबेक ने तो इतना बताया कि आप गर्म से ठंडे की तरफ आओगे, गर्म से ठंडे की तरफ आओगे, ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जा सकते, सिबेक ने ये बात बताई थी। आगे अगला जो नियम है वो है प्लेटियर। कौन है, प्लेटियर है। बोर हो रही हो, लग तो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो रहे हो तो अब क्या इलाज है। अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती तो फिर, है ना। चलिए मैं ही नहीं बोर हो रहा, इतनी गर्मी लग रही है फिर भी। चलिए प्लेटियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण। उसने क्या बोला था, उसने बोला था ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है, इसने बोला है कि अवशोषण भी हो सकता है। अगली बात क्या बोली है, किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है तो उसी दूसरी दिशा में ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है तो ऊष्मा उत्पादित हो रही है, ठीक है, लेकिन यही धारा अगर इधर हो जाए तो ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। ये बात इसने थोड़ी सी बताई है, और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अगला है थॉमसन प्रभाव। थॉमसन प्रभाव क्या है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एक बार रीड कर लेना, ज्यादा परेशान मत होना। यदि किसी तार के सिरों पर तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग को ताप बढ़ाया दिया जाए तो तार का पहला आधा भाग ठंडा व दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है।
तार धारा की दिशा में बदल लेने पर ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। इसने कहा है कि किसी तार के सिरों पर, ये एक तार ले ली, यहां पर भी आप क्या रख दो, ताप नियत रख दो कांस्टेंट, यहां पर भी ताप क्या रख दो आप, कांस्टेंट कर दो, दोनों सिरों पर नियत रखकर तार के बीच वाले भाग, यानी कि तार के बीच वाले भाग के ताप को अगर आप बढ़ाओगे, टी को अगर आप बढ़ाओगे, तो तार का जो पहला भाग होगा वो हो जाएगा ठंडा, और तार का जो दूसरा भाग हो जाएगा वो हो जाएगा गर्म। ठीक है, आधा भाग गर्म हो जाएगा, आधा ठंडा हो जाएगा। तार में धारा की दिशा बदलने पर, अब मान लीजिए धारा की दिशा यहां है, अगर इसमें धारा की दिशा में ये कर दूं तो ये भाग गर्म हो जाएगा और ये भाग ठंडा हो जाएगा। बस इतना ही इसने बताया है। आगे वाला भाग समझते हैं। आगे क्या है, जो ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत धारा से कुछ घरेलू उपकरण जो हम घरों में यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है यहां से शुरू। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास बीच में छोड़ दी शुरू होते हुए, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और जिन्होंने ये क्लास देख ली तो मैं गारंटी देता हूं, ज्यादा तो नहीं कह सकता, 3 या 4 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे यहां से, इतनी क्लास से 3 या 4 क्वेश्चन कंफर्म। चलिए करते हैं शुरू। पहला है विद्युत हीटर। देखा है कैसे काम करता है, उस पर चर्चा करते हैं। हीटर कैसे काम करता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हीटर में पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए वो होता क्या क्या है। पहले तो बात करते हैं हीटर की। पीओपी आपका पहला क्वेश्चन है, ये जो मैंने पीओपी लिखा है इसकी फुल फॉर्म बताओ। पीओपी की फुल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछी गई क्वेश्चन। आजकल तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है, उसको पता है ये बच्चों को आती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। एग्जाम का ट्रेंड बहुत हाई चला गया है। कई बार तो एग्जाम में मैं आपको रिलेटिव बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मेरे समझ से बाहर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन बनाता है तो ये पूछ लेता है। अगर इजी क्वेश्चन बनाएगा ना, बिल्कुल भी हाँ बच्चों को हल्के फुल्के क्वेश्चन देने हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार मैं एग्जाम देने गया था एनवीएस का, वहां पर क्वेश्चन पता क्या आया था, CO2 का पूरा नाम क्या है, या CO2 किसका सूत्र है, जल का सूत्र बताइए। ये तो क्वेश्चन आए थे। भारी जल का सूत्र बताइए, नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना, इजी क्वेश्चन है, आते हैं सभी को। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम का ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना। इसने बोला है कि विद्युत हीटर में क्या होता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का खांचेदार प्लेट होता है। और मैं आपको बनाकर बताता हूं, यानी कि इस प्रकार से हीटर में क्या होता है, एक इस प्रकार से एक प्लेट बनाई होती है, इसमें होता है आपका पीओपी से बना हुआ। किससे, पीओपी से बना हुआ। अब इसमें जो खाली जगह छोड़ी जाती है इस तरह से, ठीक है, यानी कि नलिकाएं सी छोड़ी जाती हैं, उसके अंदर एक मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है, और उस मिश्र धातु का नाम होता है निक्रोम। क्या नाम होता है, निक्रोम। निक्रोम मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु है तो ये 2 धातुओं से मिलकर बना है, मिश्र धातु है तो ये 2 धातुओं से मिलकर बना है। अब 2 धातुएं कौन सी हैं, याद नहीं करनी, लिखनी नहीं है, इसके नाम में ही छुपा है, तोड़ दो इसको। नी का मतलब निकिल, क्रोम का मतलब क्रोमियम, बस CrNi, बात खत्म। बस कुछ याद करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब इसके अंदर इसकी तार, इसका क्या होता है, निक्रोम का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा। अब प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा के मार्ग में रुकावट आएगी, रुकावट आएगी तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। निक्रोम का प्रतिरोध होता है अत्यधिक, यानी कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, इतना ज्यादा प्रतिरोध होता है कि इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह लाल तक तो हो जाती है। लाल, ये जो मिश्र धातु की जो तार बनी होती है वो पूरी रेड रेड हो जाती है, पूरी रेड रेड, इतनी रेड हो जाती है कि उसका टेम्परेचर चला जाता है लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता में उच्चता पर ऑक्सीकृत न हो, यानी कि इतना टेम्परेचर होता है। अब इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर है इस तार का, यानी कि अगर मान लीजिए से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो वो तो नुकसान करती, प्रतिरोध है इसका,
प्रतिरोध है ये, ठीक है। तो इसका उच्च टेम्परेचर की वजह ये लाल तत्व हो जाती है। अब जितनी ज्यादा इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो ऑटोमेटिकली ये ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अब वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, उस ऊष्मा का उपयोग हम घरों में करते हैं, चाहे अपने उसको सर्दियों में रूम को गर्म करने के लिए करें, या हाथ सेकने के लिए, या कपड़े सुखाने के लिए। मोस्टली अपने इसका यूज खाना बनाने के लिए रसोई घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला कि इसमें कौन सा होता है पदार्थ खांचेदार में, तो पीओपी। मिश्र धातु कौन सी होती है? निक्रोम। प्रतिरोध कितना बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर कितना जाता है? 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। ये तो होती है आपका हीटर। हीटर आपको समझ में आ गया सर, हीटर तो ऐसे काम करता है, बड़ा मजेदार ट्रिक बताई आपने। तो साथ के साथ प्रेस भी याद कर लो। सुबह सुबह एक तो प्रेस है ना, दो तरीके से करते हैं आजकल बच्चे, प्रेस करते हैं अपने पेरेंट्स को, है ना। करते हो क्या आप? प्रेस करते हो ना? वो वाली प्रेस नहीं है ये कपड़े इस्त्री करने वाली, इस्त्री कर। पहले ना, अब जैसे हम ना बहुत कंफ्यूज हो, इस्त्री और स्त्री में बहुत कंफ्यूज होते थे, पता है कैसे? ये होती है स्त्री, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये होती है स्त्री यानी कि औरत, यानी कि महिला। हमें टीचर्स बोलते, हम बोलते थे इसको स्त्री बोलते थे, टीचर बोलते थे क्या स्त्री होती है, बोला इसको स्त्री जाता है, स्त्री, लेकिन लिखा इसे स्त्री जाता है। हम कहते हैं नहीं स्त्री है, मतलब कंफ्यूज होते जाते हम इस स्त्री में और इस स्त्री में, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है। तो हम इस स्त्री की बात करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी बात करना। चलिए, विद्युत प्रेस। अब विद्युत प्रेस कैसे काम करती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो अब्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लगा रहता है। ये कह रहा है कि अब्रक इस प्रकार से, मान लीजिए अब्रक की प्लेट होती है, इस पर तार लगा रहता है, किसका? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का तार लगा रहता है। ये होता है प्रतिरोधी। कौन? अब्रक भी प्रतिरोधी होता है, इस्पात आवरण से ढका रहता है। अब ये अब्रक होता है, ये इस्पात आवरण से ढका रहता है और कुचालक पदार्थ से भी आवृत होता है, यानी कि अपने को करंट न लगे। नीचे वाली प्लेट की बात कर रहा है बस। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार गर्म होता है, तार गर्म होने से ये अब्रक गर्म होता है, और ये एक हमारे प्रेस का काम करता है। बस। अगला है विद्युत बल्ब। बहुत बार करवा दिया विद्युत बल्ब के बारे में, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, और क्वेश्चन क्या आता है? यही आता है, एडिशन। लेकिन फिर भी मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि 10th क्लास की साइंस में शायद ये टॉपिक है, विद्युत बल्ब। इन्होंने ना एक बात बोली थी, थॉमस एडिसन ने। क्या बात बोली थी वो तो मुझे ही नहीं पता, लेकिन बात बहुत अच्छी बोली थी उन्होंने, ठीक है। चलिए, ऐसे क्यों नहीं पता, पता है मुझे भी। चलिए देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस आपका मात्र 5 मिनट समय और लेंगे। विद्युत बल्ब, थॉमस एल्वा एडिसन। नाम याद रखना है, थॉमस एल्वा एडिसन। एक ही नाम है बंदे का, 3 नाम नहीं है। ये बल्ब के आविष्कार पर है ना काम कर रहे थे, बल्ब के आविष्कार पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब का आविष्कार या जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। आप बोलोगे सर ये क्या बात है? 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, मतलब इन्होंने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार ट्राई किया है, 1000 बार, और अगली ही बार में इन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन। तो मैं आपको छोटा सा बल्ब बनाकर दिखाता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे, ठीक है। ये अपने छोटा सा बल्ब बना दिया। आप देखना, इस बल्ब में लगा होता है एक फिलामेंट, इस प्रकार से एक फिलामेंट लगा होता है, और वो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का। कौन सी धातु? टंगस्टन, टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगा होता है। और आपको पता है जब किसी धातु को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तो ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसके जो बाहर वाला भाग होता है, या तो इसको कर दिया जाता है निर्वात, या तो निर्वात कर दिया जाता है, या इसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है, या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। या तो निर्वात होगा, या ऑर्गन गैस होगी, या नाइट्रोजन गैस होगी।
क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑर्गन आपको याद रखना है, बस ये ऑर्गन गैस आप स्टार लगा लेना कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो ऑर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, ये फिलामेंट किसका बना होता है, तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये भाई साहब हो जाता है गर्म और जलने लगता है, लेकिन गलता नहीं है। धातु को अगर आप ऊष्मा देते हो तो वो गलेगी, क्योंकि वो ठोस है, गलेगी। द्रव हमेशा गर्म करने पर उबलते हैं, ठोस हमेशा गर्म करने पर गलते हैं। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा, इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसका, कितना, 3500। सोच के देखो, इतना ज्यादा डिग्री इसका टेम्परेचर होगा ना, तब जाकर ये गलेगा। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होना पॉसिबल नहीं है। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जलता रहता है, लेकिन गलता नहीं है, और इसकी वजह से हमें रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसका वाष्पिक, इसमें जो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और हम देखते हैं कि एकदम से उसमें धुआं निकलता है और कांच की दीवारें हो जाती हैं काली। तो उसको हम बोल देते हैं बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो उसको बोलते हैं ब्लैकनिंग। क्या बोलते हैं, ब्लैकनिंग, याद रखना है। ठीक है, गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, लेकिन धारा प्रवाहित करने पर उसका टेम्परेचर हो जाता है 3500 से 2500, सॉरी 1500 से 2500, यानी कि लास्ट तो उसका टेम्परेचर गलनांक कितना है, 3500, लेकिन जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 से लेकर 2500 के बीच में रहता है। खास बात क्या है, और खास बात यह है कि जितनी हम उसे ऊष्मा देते हैं, जितनी हम उसे विद्युत ऊर्जा देते हैं बल्ब को, उस ऊर्जा का 5 से 10% ही लाइट बनती है, यानी कि 5 से 10% ही उसका ट्रांसफर प्रकाश में परिवर्तित होता है, बाकी जाता है वेस्ट। इसलिए हम आजकल एलईडी बल्बों का उपयोग करते हैं, उनका उपयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं ना, को तो 100 वाट को बल्ब है, इतनी ऊर्जा का है, इतनी लेट है, इतना बिल है। रीजन, क्योंकि उसका 5 से 10% ही लाइट में बदल रहा है, 5 से 10% ही बदल रहा है, बाकी लाइट वेस्ट जा रही है, तो बिल तो ऑटोमेटिक आएगा। इसी को देखते हुए बाद में आविष्कार किया गया ट्यूबलाइट का। किसका आविष्कार किया गया, ट्यूबलाइट का। तो ट्यूबलाइट की थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, वो भी समझ लेते हैं थोड़ी सी। बस शुरू में क्लास बोरिंग लग रही थी, लेकिन अब आपको मजा आने लगा है, और जैसे ही आपको मजा आने लगा तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा अब तो, है ना। परेशान नहीं होना, आपके लिए बहुत शानदार शानदार टॉपिक पड़े हैं मेरे पास, बस आप पढ़ने वाले बनो, बाकी मैं जानू, मेरा काम जाने। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या होती है, कांच की लंबी ट्यूब। लो बना लो फिर, ये है भाई साहब आपकी कांच की लंबी ट्यूब। मार्कर में इंक डालने वाली होगी, टाइम ही नहीं मिल रहा। ये है आपकी, इसके अंदर होता है, क्या होता है, प्रदीप्तिशील पदार्थ। क्या होता है, प्रदीप्तिशील। अब प्रदीप्तिशील क्या होता है, चलो मैं सीधा ही समझा देता हूं, थोड़ा सा इतना टाइम नहीं है। प्रदीप्तिशील का मतलब वे पदार्थ होता है जो प्रकाश किसी कारण बाद में जल जाए, मतलब प्रकाश उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसमें ट्यूबलाइट में इसकी दीवारों पर क्या होता है, प्रदीप्तिशील पदार्थ लगा दिया जाता है। ठीक है, अब और क्या होता है, अक्रिय गैस। इसमें एक तो अक्रिय गैस से भरी होंगी, और इसी के साथ साथ आपका भरा होगा इसमें पारा। क्या भरा होगा, पारा। दो चीजें होगी, कांच की ट्यूब, इसकी दीवारों पर क्या किया होता है, प्रदीप्तिशील पदार्थ का लेपन। अंदर क्या भरी हुई है, अक्रिय गैस और पारा। इतनी तैयार। दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगाए हैं, इधर भी बेरियम ऑक्साइड का तंतु और इधर ही बेरियम ऑक्साइड का तंतु लगा दिया। अब क्या किया, धारा प्रवाहित करने पर, धारा जब आप प्रवाहित करोगे तो इसमें ये तंतु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। जैसे ही आपने धारा प्रवाहित की तो तंतु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन करेंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पाइप, इस ट्यूब में। ट्यूब में जाते ही यहां पर है आपकी अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें हो जाएंगी आयनित। क्या हो जाएंगी, आयनित हो जाएंगी। आयनित होने के साथ साथ ट्यूब में धारा बहेगी और पारा भी हो जाएगा वाष्पशील। इधर तो ये गैसें आयनित हो गई, इधर पारा हो जाएगा वाष्पशील। पारा वाष्पशील हुआ तो ये टकराता है इनके प्रदीप्ति पदार्थ से, दीवारों से टकराएगा। दीवारों से टकराने से इसमें होगी यूवी रेंज उत्पन्न। कौन सी रेंज, यूवी, यानी कि पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होंगी। अब पराबैंगनी ट्यूब की दीवारों से टकराएंगी और प्रकाश उत्पन्न कर देंगी। दोबारा से समझो इस बात को, कांच की छड़, दीवारों पर प्रदीप्तिशील पदार्थ का लेप, अक्रिय गैस और पारा का मिश्रण, किनारों पर बेरियम ऑक्साइड, विद्युत धारा प्रवाहित की
बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, ट्यूब में गए, ट्यूब में है अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर हो जाएंगी आयनित। इधर ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों की उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो पारा होगा वो हो जाएगा वाष्पित, पारा वाष्पित होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें पारा वाष्पित होकर दीवारों पर जाएगा, होगी यूवी रेंज, और ये यूवी रेंज प्रदीप्तिशील दीवारों से टकराएंगी और प्रकाश उत्पन्न कर देंगी। खास बात इसकी ये है कि इसमें जो आपने विद्युत ऊर्जा, जितनी आप विद्युत ऊर्जा देते हो उसका 60 से 70% ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। इधर तो 5 से 10% बन रही है, किधर 60 से 70%, तो ज्यादा फायदेमंद ट्यूबलाइट। ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं, फिर इस क्लास को करते हैं समापन। 60 से 70%, इसीलिए ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट आती है एलईडी, एलईडी टाइप आप देखते हो एलईडी, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर अपना टॉपिक होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।